हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। वेलकम, सुस्वागतम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो आपका नेक्स्ट चैप्टर था। अब हम क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके कवि नागार्जुन के द्वारा दे रखा है। मैं बता दूं, हिंदी के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध कवि मिलेंगे जो अपने जीवन से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित कुछ नई नई बातें बताएंगे। यानी सामने कुछ और लिखा है लेकिन अंदर कुछ गूढ़ रहस्य और छिपा रखा है। अभी जो वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में कैसा हो सकता है और भूतकाल में क्या हुआ था, इन सब की जानकारी हमें हमारे कवि देते हैं। अब देखिए, ये जो चैप्टर है आपका नागार्जुन, इन्होंने बहुत से अपने स्वयं की बात को, अपने जीवन में एक जो छोटा सा जो पल आया था उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया है। अब देखिए, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। अब देखिए, मैं आपको मैं आपकी जब क्लास में आती हूँ या आपको कौन सा भी कवि पढ़ाती हूँ तो मैंने आपको बार बार एक ही बात पे मैंने आपके दबाव डाला है कि आप क्या है, कवि का परिचय याद रखिए, उसकी जन्म मृत्यु। कवि का जब परिचय होगा तो मैं बता दूं आपके 10 नंबर का प्रश्न तैयार हो रहा है। और एग्जाम को मान के लेके चलें तो एग्जाम में आपके 10 नंबर है जो एकदम साइड में खड़े, जैसे आपने लिखा वो आपके कॉपी में आ गए। लेकिन कैसे, जब आप लेखक का जन्म, सन, उनकी जो पढ़ाई है, उनकी मृत्यु, उनसे संबंधित कोई घटना है, उनकी कोई रचनाएं हैं, उनकी भाषा है, वो याद रखते हैं तो आ गया। तो यानी कवि परिचय याद होना आपको बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा में। अब देखिए बेटा, यदि आपको याद नहीं रहता है दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, नागार्जुन कवि का जन्म बिहार में हुआ था सन 1911 में, यानी 1911। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं रेखांकित कर रही हूँ शब्दों को, वैसे ही आपको करना है जब आप क्या करते हैं, कवि परिचय लिखते हैं। अब इनका देखिए, मूल नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी, अर्थात इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी वो किसमें की थी, संस्कृत पाठशाला में। अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता यानी कोलकाता गए। अब वो अध्ययन के लिए कहाँ चले गए, बनारस और कोलकाता। इसको भी आप अंडरलाइन करके दर्शा सकते हैं, गए। 1936 यानी 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बौद्ध धर्म में दीक्षित यानी बौद्ध धर्म के संपर्क में आने से उनकी शिक्षा ली। कब, 1936। जन्म कब हुआ था, 1136, तो कितने के हो गए, 26। अब देखिए, श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म से दीक्षित हो गए। 2 साल प्रवास के बाद, प्रवास यानी वहां रहने के बाद, देश से दूर रहना, विदेश में रहना। हम तो भारत देश के वासी हैं, यदि कोई भारत से बाहर रहेगा तो वो हमारे लिए प्रवासी है, विदेशी है। अब वो क्या है, 2 साल के प्रवास के बाद 1938 यानी 1938 में स्वदेश लौट आए। स्वदेश, स्वदेश यानी अपने देश भारत में वापस आ गए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव की धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। संपूर्ण भारत की यात्रा की कब, घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव की धनी के कारण। घुमक्कड़ प्रजाति वाले होते हैं ना, जो क्या करते हैं, वो एक जगह नहीं टिकते। वो क्या करते हैं, अपना डोरा यानी अपना जो बोरिया बिस्तर होता है, या कह सकते हैं अपना जो छोटा मोटा सामान है जो दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है, वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह, यानी घुमक्कड़ जाति वाले ऐसे करते हैं। तो उनके स्वभाव में कुछ ऐसा ही था, वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह। इस स्वभाव के कारण उन्होंने क्या किया, पूरे भारत देश में भ्रमण किया, यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। देहांत यानी मृत्यु, निधन। अब इस शब्द से हम रूबरू हो गए। अब हम कभी नहीं बोलेंगे कि देहांत का क्या मतलब होता है, निधन का क्या होता है। और देखिए, एक उर्दू शब्द इंतकाल भी कहते हैं, लेकिन लगभग ये नहीं आता है। अब देखिए, नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियां का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने,
मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये सारी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वो नागार्जुन के द्वारा रची गई है यानी उनके द्वारा लिखी गई है। साथ साथ उपन्यास यानी इन्होंने उपन्यास गद्य भी लिखा है, पद्य के साथ साथ इन्होंने गद्य भी लिखा है। पद्य और गद्य में आप अंतर जानते हैं, गद्य में कहानी है, उपन्यास है, कोई प्रसंग आ जाता है, किसी की जीवनी आ जाती है, कोई संस्मरणात्मक आ जाता है, और पद्य में क्या होता है, काव्य होते हैं कविता के माध्यम से जिसको हम गा सकते हैं। तो ये दोनों की प्रतिभा के धनी थे, गद्य और पद्य के। उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के, अब उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी थी वो उन्होंने नागार्जुन रचनावली के नाम से जो 7 खंडों में प्रकाशित है, उन्होंने नागार्जुन रचनावली लिखी जिसको उन्होंने 7 भागों में विभक्त किया। साहित्यिक योगदान के लिए उन्होंने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साहित्यिक काव्य हुई, काव्य रचना के माध्यम से साहित्य में जो रचना करेगा उसको साहित्यिक पुरस्कार से प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो इन्हें भी क्या साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमिक यानी हिंदी विशेष के लिए जो दिया जाए, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। अब देखिए, अब आप बोलेंगे ये अवधी भाषा होती है, ब्रज भाषा होती है, हिंदी होती है, उर्दू, ये मैथिली भाषा क्या है? तो ये भी एक बोली जाने वाली भाषा है। ये जब आप कविता पढ़ेंगे इसके अंदर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे वाह ये तो एकदम ईजी है, ये सरल है, लेकिन थोड़ा सा क्या कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब एक बार आप उनको पढ़ेंगे और उसका रस जानेंगे, उसका अर्थ जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। राजनीतिक सक्रियता यानी वो राजनीति से जुड़े हुए थे, सक्रिय यानी जुड़े रहना, तो वो क्या राजनीति से भी जुड़े थे, इसके कारण उनको क्या बहुत बार जेल जाना पड़ा था। क्योंकि उनका जन्म देखो 1911 यानी 1911 में हुआ था, तो उस समय अपना भारत देश आज़ाद नहीं था, हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे, अपना स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो ये भी उस समय क्या राजनीति से जुड़े हुए थे, तो इनको बहुत बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। अब देखिए, भारत देश के थे हिंदी में लिखने के साथ साथ उन्होंने किस में लिखी, बांग्ला और संस्कृत। अब देखिए, पहले ही बता दिया ना, इन्होंने सबसे पहले संस्कृत का अध्ययन किया था, तो इन्होंने संस्कृत में भी कविताएं लिखी है और बांग्ला में लिखी है, कविताएं लिखी है। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। मैथिली में वो क्या है, मातृभाषा इनकी कौन सी है, मैथिली। उसके अंदर क्या है, वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित है, नामी रहे हैं, यानी इनको यात्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत देश का भ्रमण किया था ना, यानी ये यात्री है। और यात्री किसको कहते हैं, जो यात्रा करता रहता है। तो इन्होंने अपने जीवन में विश्राम कम और भ्रमण ज्यादा किया था। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन, अब देखिए इनके जो काव्य की कुछ विशेषताएं हैं, देखिए क्या है, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। देखिए, राजनीतिक स्वार्थ, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, यानी आप राजनीति में भी देखेंगे बहुत स्वार्थ प्रवृत्ति चलती अपने स्वार्थ के लिए। और ये नई बात नहीं है, एसएसटी में हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, प्राचीन काल से ही क्या करता है, भतीजावाद है, यानी क्या करता है, पुत्र पिता को मारकर राजगद्दी पे बैठ जाता है, भाई भाई को मार के राजगद्दी पे बैठ जाता है। शासन करना ये एक राजनीति है। तो जो राजनीति में होता है वो क्या होता है, अब देखो कुछ लोग कहते हैं राजनीति एक कीचड़ है, क्योंकि उसके अंदर हम जितने दसते हैं ना वो दसते ही जाते हैं और एक प्रकार का स्वार्थ पनप जाता है। हर किसी के मन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यह कहते हैं राजनीति स्वार्थ और समाज की पतनशील, ये समाज पतन क्यों हो रहा है, समाज के पतन होने की स्थितियों के प्रति, समाज के पतन होने की स्थितियों के प्रति उनके मन में थोड़ा दुख है। अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं, सजग यानी सचेत, वे व्यंग में माहिर है। देखिए, अपने जो भी कवि आए हैं उनको व्यंग करना बहुत ही अच्छा आता है, व्यंग करना किसी के बारे में, और उन्होंने अपने कविताओं में व्यंग्यात्मक माध्यम से ही हमें समझाया है
समाज को समझाया है। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि हम किसी को सामने कह दे अरे भाई तू तो खराब है, तुम तो ऐसे हो, तो फिर तो क्या लेने के देने पड़ जाते हैं और हम घर पे भी नहीं पहुंचेंगे उससे पहले हाथापाई हो जाती है। यदि व्यंग्यात्मक में कह दिया, क्योंकि व्यंग्यात्मक जो शैली होती है ना स्टूडेंट, वो बहुत कम समझ में आती है, हर किसी को नहीं आती। वो जब तक इस गहराई में जाएगा, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, तब तक हम अपनी जगह पहुंच जाएंगे। तो ये जो जितने भी कवि है, देखिए जब हम गद्य भाग करेंगे तो उसमें भी आपको लेखक मिलेंगे जिन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में दे रखा है। आप भी नहीं, आप और हम भी नहीं समझ पाएंगे। यदि आप पढ़ते जाएंगे तो आप कहेंगे वही अर्थ है, पर मेन वो नहीं होता है, उसका अलग ही अर्थ होता है। तो अब यहाँ इन्होंने, वो व्यंग में भी माहिर थे, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। मैं बता दूं, कबीर जो निर्गुण भक्ति के उपासक थे और उन्होंने समाज पर बहुत व्यंग किया है। उन्होंने जो दोहे लिखे हैं, उन्होंने जो बीजक नाम की जो अपनी जो कविता का जो संग्रह है, उनके दोहों का जो संकलन है बीजक नाम का, आप उनके दोहे पढ़िए। आपने 9th में पढ़े होंगे, आपने 8th में पढ़े होंगे, पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, या कभी आपने कबीरदास जी की वाणी भी सुनी होगी। तो उनके जो बोल हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं, वो इस प्रकार कहते हैं क्योंकि उनमें बहुत गूढ़ रहस्य छिपा होता है। वो हम सामाजिक लोगों को समझाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। यदि वो ऐसा वैसा दोहा हम उनका पढ़ लें, उनका पद पढ़ लें, तो कुछ पता नहीं चलेगा, फिर हमें उसका भावार्थ देखना पड़ता है तो पता चलता है उन्होंने कितनी गहरी बात कह दी है। तो इसलिए उनको क्या है, आधुनिक कबीर का। अब देखिए भक्तिकालीन के कवि तो जैसे सूरदास, तुलसीदास और ये कबीर जी, ये सारे हैं, लेकिन आधुनिक यानी अभी एट प्रेजेंट जो वर्तमान के हैं, उनको क्या कहा जाता है, कबीर कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा आधुनिक, कौन से कवि को आधुनिक कबीर माना जाता है, तो आंखें मूंद कर आप लिख सकते हैं नागार्जुन को। ओके, छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय हो रही है। चौपाल आप जानते हैं बेटा, जहाँ पे अपने तो यहाँ पे क्या है कि थोड़े ऐसे चौपाल कम लगते हैं, इतनी व्यस्त भरी दुनिया के अंदर लोगों को बैठने का समय कम ही है। लेकिन मैं बता दूं, गांव में आप जाके देखेंगे चौपाल होता है, कहीं कोई चौराहा होता है, वहाँ पे गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, पंचायती लोग होते हैं, वो आके बैठते हैं, बड़ा वट वृक्ष होता है और गाँव की जो भी नई खबर होती है वहाँ से मिल जाती है। यदि कुछ कहना है, किसी को कुछ बताना है तो वहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो नागार्जुन की जो कविताएं थी, ऐसे चौपालों पे भी उनकी चर्चा होती थी, वहाँ गाया जाता था। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि थे। जन कवि यानी लोगों के कवि थे। लोगों के दुख को सबके सामने उजागर करना, समाज को बताना, उनमें वो माहिर थे, इसलिए उनको जन कवि भी कहा जाता है। सामायिक बोध से गहराइयों से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। सामायिक बोध से, सामायिक यानी अभी समय, इस समय, समसामयिक यानी समय समय पर होने वाले ज्ञान, बोध यानी ज्ञान होता है, समय समय पर होने वाले ज्ञान के कारण उन गहराइयों से वो जुड़े रहे। और नागार्जुन की जो आंदोलन धर्मी, ये तो बता दे, वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। व्यापक यानी विस्तारित रूप, बहुत उनको लोकप्रियता मिली, लोग उन्हें जानने लगे, उनकी कविताओं को पसंद करने लगे, उनको पसंद करने लगे। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद भी मिले। उन्होंने क्या की, छंदों का प्रयोग किया और मुक्त छंद की। कि देखिए बेटा, छंद जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे, यदि कुछ ऐसा भाग आएगा छंद का तब हम पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाते। लेकिन मैं बता दूं, ये छंद और दोहे अलंकार ये काव्य की शोभा होते हैं, गहना होते हैं। जिस प्रकार सब्जी को अच्छी स्वादिष्ट बनाने के लिए उसके अंदर हम जब चटपटा मसाला मिलाते हैं, बहुत सारे कुछ मिलाते हैं, तो सब्जी वो स्वादिष्ट हो जाती है। ऐसे कैसे क्या होता है, हिंदी के अंदर काव्य होता है, इसके अंदर बहुत मसाले मिलाने होते हैं। अब नमक मिर्ची ये नहीं कह सकते बेटा, वो मसाला होता है काव्य का, छंद का, शिल्प सौंदर्य का, अलंकार का होता है, रस का होता है, वो सारा होता है। तब वो काव्य क्या होता है, एकदम सुंदर बनता है और उसको समझने में भी हमें आसानी होती है। अब देखिए, अब ये कविता आ गई है आपकी नागार्जुन के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो कविता है यह दंतुरित मुस्कान। अब मैं बता दूं, यह कविता जो लेखक है, जो कवि है नागार्जुन,
वो क्या है, प्रवासी थे, वो बाहर गए हुए थे। अब वो आए हैं अपने घर पे, तो उन्होंने देखा है कि उनके घर पे एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब वो पुत्र है या पुत्री इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बच्चा है जिसको वो पहली बार देख रहे हैं। वो बच्चा उनसे थोड़ा संकुचा रहा है, और उसकी जो मुस्कान होती है, जब जब बच्चा छोटा होता है और जब 5 या 6 मास के बाद जब उसके छोटे छोटे चावल के समान दांत आने लगते हैं, और जब वो हंसता है तो इतना सुंदर लगता है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो कवि ने इतना सुंदर यहाँ वर्णन किया है कि वो बच्चा किस प्रकार लग रहा है कवि को। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया, यह तंदुरुस्ती मुस्कान, यानी जब छोटे बच्चे के जब नए नए दांत आने लगते हैं ना, वो वाली मुस्कान, उसके बारे में कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है। ये देखिए, ये दे रखा है, ये कवि नागार्जुन है, और ये उनकी पत्नी और ये उनके बच्चे। हम ऐसे ही मान के चलते, ऐसे स्पष्ट रूप से चैप्टर में दे तो नहीं रखा है कि ये कवि नागार्जुन ही है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना तो इसमें कुछ ऐसा आएगा जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं उन्हीं का बच्चा है। आया समझ में? अब देखिए क्या कह रहे हैं, तुम्हारी यह तंदुरुस्त मुस्कान। कवि कह रहे हैं किसको? उस बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो नए नए दांत अभी जो आ रहे हैं, पहली बार तुम्हारे मुख में जो दांत आ रहे हैं, और जब तुम हंसते हो तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है। ये जो मुस्कान है बहुत ही लुभाने वाली है, सुंदर है, मृतक में भी डाल देगी जान। हम बहुत बार कहते हैं ना, अरे वाह, ऐसा पिला है जो मरे को भी जिंदा कर देता है। तो वो कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान है, तंदुरुस्त का अर्थ मैंने आपको बता दिया, जब 5 या 6 मास का जब बच्चा होता है और उसके जब नए नए दांत निकलने लगते हैं चावल के जितने से या थोड़े जैसे बड़े होते, और जैसे वो मुस्कुराता है तो उसके मुख में सबसे पहले वो सफ़ेद दांत दिखाई देते छोटे छोटे से। तो कवि उसके बारे में वर्णन कर रहा है, उस मुस्कान के बारे में, जो दांत दिखाई देते हैं। कवि क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तुम्हारी यह तंदुरुस्त मुस्कान, तुम्हारी ये जो तंदुरुस्त मुस्कान है, मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक यानी मरे हुए को भी वो जिंदा कर देगी। अब मरे हुआ कभी जिंदा होता है क्या? लेकिन कवि की कल्पना है बेटा, कवि कल्पना है, जहाँ कोई नहीं जा सका वहाँ जाते हैं कवि। कवि की कल्पना वहाँ तक जाती है। अब देखिए, मरने के उपरांत हम स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं, वो पता है क्या? कोई आके वापस नहीं कहता, चाहे हमारे कितने भी पूर्वज हो और कितने ही चले गए। ये अभी से नहीं चला आ रहा है, ये जो मानव जंजाल है ये बहुत प्राचीन काल से है, लेकिन किसी ने आके नहीं बताया वहाँ क्या होता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन कवि ने जहाँ कोई नहीं पहुँच पाया वहाँ पहुँचे हैं कवि, अर्थात उनकी जो कल्पनाएं होती है वो। अब देखिए, उन्हें क्या पता कि मरे हुए में जान डाल दे, लेकिन उन्होंने कल्पना की है कि उसकी जो अनोखी मुस्कान है वो इतनी सुंदर है कि मरे हुए व्यक्ति को भी वो जिंदा कर देगी, यानी कोई मृतक व्यक्ति पड़ा है तो उसमें भी वो जान डाल देगी। धूली दूसर तुम्हारे ये घात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। देखिए बेटा, जलजात यानी कमल, ओके। धूली दूसर यानी रेत से भरे हुए, मिट्टी से भरे हुए, सने हुए। अब देखिए, धूली दूसर तुम्हारे ये गात, ये जो तुम्हारा शरीर है, गात यानी क्या था बेटा? शरीर, या तन भी कह सकते हैं बेटा, शरीर या हम तन भी कह सकते हैं। अब देखिए बेटा, कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि धूली दूसर तुम्हारे ये गात, ये जो तुम्हारा तन है वो क्या है? मिट्टी से भरा हुआ है, रंजी से भरा हुआ, रेत से भरा हुआ है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में, क्या तुम तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात कमल की तरह खिल रहे हो? कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है ये जो तुम्हारी अनोखी मुस्कान है वो इतनी सुंदर है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई कमल का पुष्प है, यानी ये कमल है जो क्या है? रेत से भरा हुआ है इसका शरीर। ऐसा लग रहा है कि तुम क्या कोई तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में आ गए हो, यानी उस बच्चे को वो, उसकी जो मुस्कान को वो कमल मान रहे हैं। आया समझ में? यानी कवि को ऐसा लग रहा है, या बेटा देखिए, मानवीकरण अलंकार हुआ है। अब जो कमल है, हम यानी मानवीकरण अलंकार नहीं कह सकते, लेकिन जो कमल है, अब क्या है, जो बच्चा है, अबोध बच्चा है, वो क्या करे? धूली दूसरे तुम्हारे ये गात, ये जो तुम्हारा जो तन है, जो तुम्हारा शरीर है, वो मिट्टी से सना हुआ है, रंजी से भरा हुआ है। क्या तुम किसी तालाब को छोड़कर
तुम एक कमल हो और तुम किसी तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आ गए हो। किसको? अपने उस बालक को देखकर। परस पाकर तुमरा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब देखिए, परस पाकर तुम्हारा प्राण, परस यानी छूकर, पारस स्पर्श होकर, यानी पत्थर है, वो क्या है? तुम्हारा प्राण छूकर, यानी तुम्हें छूकर। यदि तुमने किसी पत्थर को भी छू लिया है तो वो क्या बन जाएगा? पिघलकर जल बन जाएगा। कवि क्या कहते हैं कि कठिन पाषाण यानी पत्थर। पत्थर तो कठिन होता ही है, इसका मतलब चट्टानें तो कठोर होती है, वो इतनी आसानी से पिघलती नहीं है। लेकिन कवि यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं? कवि यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी मुस्कान इतनी सुंदर है कि यदि तुम कड़क पत्थर, कठोर चट्टान या पत्थर को छू भी लो तो वो पत्थर भी पिघलकर पानी बन जाएगा। ये इसमें समझाना चाह रहे हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल। छू गया तुमसे कि झरने लगे। शेफाली का जो फूल होता है बेटा वो बहुत ही कड़क बहुत ही नाजुक होता है, कोमल होता है। उसके सिर्फ थोड़ा सा उसको छू लिया जाए तो वो नीचे गिर जाता है। शेफाली का जो फूल होता है बहुत नाजुक होता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल। छू गया तुमसे, यदि तुम ऐसे लग रहे हो कि जैसे यदि छू लिया, तुम एक शेफाली के फूल की तरह हो, यदि तुम्हें छू लिया तो तुम झरने लगोगे। बांस था कि बबूल। अब मैं बता दूं, बांस और जो बबूल होता है वो क्या होता है? बांस तो बहुत कड़क होता है, ये आप जानते ही हैं, कड़क होता है बांस होता है जो। तो जो अब इसमें कि जो बांस और बबूल है उसकी तरह क्या कोई चीज कठोर है, यदि तुम उसको छू लो, कौन? वो जो अबोध बालक है, तंदुरित बालक है। अब उसको कह रहे हैं कि तुम्हारी मुस्कान इतनी सुंदर है कि तुम यदि किसी कठोर चीज को छू लो तो क्या है, वो शेफाली का फूल बन जाएगा और झरने लगेगा सिर्फ तुम्हारे छूने मात्र से। इन दोनों पंक्तियों के दो तरीके से अर्थ ले सकते हैं कवि। ये भी हो सकता है कि मैं बांस हूँ, मैं बबूल हूँ, और जैसे ही तुम्हारा स्पर्श हुआ, या मैं तुम्हें जैसे स्पर्श करूँगा, आया समझ में? यानी मैं बांस हूँ, मैं बबूल हूँ, और तुम जैसे मुझे स्पर्श करोगे कहीं मैं शेफाली का फूल की तरह नहीं खिलखिला उठूँ, बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हो उठूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार बबूल और बांस इतने कड़क होते हैं, लेकिन क्या है, बहुत बार जैसे तुम छुओ किसी को तो वो शेफाली के पुष्प की तरह झरने लगेंगे, यानी तुम उस चीज को नाजुक बना दोगे, कोमल बना दोगे। तुम मुझ पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष यानी बेटा बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए। अब देखिए बेटा, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्यों नहीं पहचान पाए? अब इसमें यानी इस पंक्ति से पता चल रहा है कि ये नागार्जुन के जो बच्चा है, नागार्जुन जो कवि है उनके बच्चे के बारे में दे रखा है, उन्होंने अपने बच्चे के बारे में दे रखा है। क्यों? क्योंकि जब हमने कवि परिचय पढ़ा था बेटा तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि कवि पूरे भारत देश का भ्रमण किया था, उन्हें यात्री भी कहा जाता था। घुमक्कड़ स्वभाव होने के कारण वो घूमते रहे थे, तो उनके घर में जब संतान पैदा होती थी कब बड़ी हुई उन्हें पता ही नहीं था। तो हो सकता है इस कारण कवि ने, हो सकता है, हम भी कल्पना कर रहे हैं, ओके। तो तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तो कवि हो सकता है प्रवासी के बाद यानी बाहर जाने के बाद, जब विदेश घूमने के बाद जब अपने घर पे आए हैं तो उस बच्चे को देखा है, तो क्या है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि तुम तो मुझे पहचान नहीं पाए, तुम मुझे नहीं जानते हो, मुझसे अनभिज्ञ हो, अनजान हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। इसलिए क्या है, बिना पलक झपकाए तुम मुझे देख रहे हो, अरे ये कौन है, ये कौन है। जब अपने घर में कोई मेहमान आ जाता है हम नहीं देखते उत्सुकता, क्या ये कौन है, ये कौन है, मतलब कि हम उत्साही रहते हैं जानने के लिए ये कौन है। और कवि कह रहा है, कवि क्या कहते हैं, उस तंदुरुस्त बालक को कह रहे हैं कि तुम तो मुझे पहचान नहीं पाए, तभी क्या है, तुम मुझे बिना पलक झपकाए एक टकाटक करके देख रहे हो। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, तुम ऐसे बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं तुम थक जाओगे, इस कारण मैं क्या करता हूं, मैं मुंह फेर लेता हूं। तुम मुझे इस तरह देखोगे एक टकाटक एक नज़र से बिना पलक झपकाए तो तुम कहीं थक जाओगे, इस कारण मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता हूँ, घुमा लेता हूँ।
क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। अब क्या है, क्या हुआ, उस तंदुरुस्त बालक से ही कह रहे हैं कवि। कवि क्या कह रहे हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्या हुआ यदि हम पहली बार परिचित नहीं हुए, यानी पहले नहीं मिले, अब परिचित हो रहा है हमारा और हम पहली बार मिल रहे हैं। यानी हम पहले अनजान थे लेकिन अब तो हम मिल रहे हैं, हमारी पहली मुलाकात है, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ नहीं होती जिसने तुम्हें ये अनोखा संसार, अद्भुत संसार में जिसने तुम्हें जन्म दिया है, यदि वो तुम्हारी माँ माध्यम नहीं होती तुम्हें यहाँ लाने का, तो मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। तो क्या है, मैं इतनी तंदुरुस्त मुस्कान, इतनी सुंदर मुस्कान, इतनी अनोखी मुस्कान, इतनी लुभावनी वाली मुस्कान कभी भी नहीं देख पाता और मैं तुम्हें कभी भी जान नहीं पाता। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, माँ का वर्चस्व भी बताया है कि जो माँ होती है वो दुनिया में सबसे बढ़कर होती है। माँ के समान दुनिया में कोई नहीं होता है, यानी माँ का पद लेने वाला दुनिया में कोई नहीं। हर रिश्ता कहीं हो जाए लेकिन माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तो कवि ने यहाँ देखो माँ के बारे में बता दिया है कि जो माँ है, मैं तुम्हें किस प्रकार जान पाता यदि तुम्हें यहाँ इस संसार में लाने वाले जो माध्यम है वो है तुम्हारी माँ। यदि वो नहीं होती तो क्या है, मैं तुम्हें नहीं देख सकता और तुम्हें कभी भी जान नहीं पाता। तुम्हारी ये तंदुरुस्त मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। ये जो तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान है ना, ये क्या है, बड़ी सुंदर है, सुभावने लुभाने वाली है। धन्य तुम भी धन्य हो, माँ भी तुम्हारी धन्य और तुम्हारी माँ भी धन्य है। यानी उनको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि बच्चे को धरती पर लाने वाला कौन होता है, माँ होती है, उसी के माध्यम से बच्चा जन्म लेता है। तो यहाँ कह रहा है धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया और धन्य ही तुम हो। चीर प्रवासी मैं इतर में अन्य। अब देखिए इतर यानी क्या होता है बेटा, दूसरा। चीर प्रवासी यानी लंबे समय तक, प्रवासी यानी विदेश में रहना, बाहर रहना। लंबे समय तक तो मैं बाहर था। मैं अन्य, मैं क्या कर रहा था, मैं दूसरा होकर, अन्य होकर लंबे समय तक बाहर ही रहा। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब अपने आप को मेहमान कह रहे हैं यहाँ पे कवि। क्यों, अतिथि क्या होते बेटा, थोड़ी देर ही आते हैं, उसके बाद में वो चले जाते हैं। अतिथि सत्कार करते हैं ना हम, अतिथि यानी मेहमान। तो जो हमारे घर पे जब मेहमान आते हैं, ये देखिए दैनिक जीवन में हमारे काम आने वाले शब्द है। आया ना समय में, इसको बहुत सरलता से हम समझ सकते हैं। इसमें इतनी कठिनता नहीं है जितने सूरदास जी, तुलसीदास जी उनके काव्य में थी ना, इतनी इसमें कठिनता नहीं है। तो इसमें दे रखा है कि चीर प्रवासी में इतर में अन्य। मैं क्या है, मैं लंबे समय तक दूसरी जगह भ्रमण करता रहा, घर पे आया ही नहीं, विदेश में घूमता रहा। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इस अतिथि से यानी खुद से, कवि खुद से कह रहे हैं, स्वयं से कह रहे हैं कि मैं तो अतिथि के रूप में आता हूँ, तो मुझसे तुम्हारा संपर्क कैसे हुआ, यानी मैं तुमसे कैसे मिला, कैसे जान पहचान हो सकती है। अंगुलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनकी मार। अब देखिए बेटा, अंगुलियां माँ का कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क कहते हैं पंचामृत। आए समझ में, क्या कहते हैं, पंचामृत कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, पंचामृत कहते हैं जो भगवान को चढ़ाया जाता है, जिसके अंदर घी, दूध, शहद, दही और चीनी, ये 5 चीज उसके अंदर मिली हुई रहती है। चाहे तो हम गंगा जल भी डाल सकते हैं। तो ये जो 5 चीज मिली हुई रहती है उसको कहते हैं पंचामृत। तो यहाँ जो मधुपर्क है, मधु यानी शहद होता है। तो अब ये कह रही है अंगुलियां माँ की कराती रही तुम्हें मधुर, तुम्हें तुम्हारी माँ ने अपने स्पर्श के द्वारा जो मधुर भाव, यानी जो मधु तुम्हें जो दिया है, तुम्हें जो प्रेम दिया है, जो तुम्हें पंचामृत का सेवन कराया है, यानी तुम्हें सब कुछ, तुम्हारा ध्यान रखने वाली तुम्हारी माँ ही थी। तुम्हारे खाने पीने से लेकर रहन सहन से, हर चीज़ से रक्षक तुम्हारी माँ ही बनी हुई थी। देखते तुम इधर कनकी मार, और अब क्या है, कनकी यानी तिरछी नज़रों के द्वारा। बहुत बार होता है ना बेटा कि हमारा कोई आता है और हम इधर साइड है तो हम उसके सामने यूँ नहीं देखते, हम थोड़ी यूँ तिरछी नजरें करके देखते।
तिरछी नज़र से देखते हैं ना, एकदम सामने बाई टू फेस नहीं देखते। हमें देखना होता है लेकिन हम नहीं देखते कि अगले को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी ओर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही है, ये जो बालक है उसको कह रहे हैं कवि कि तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने पंचामृत के द्वारा भरण पोषण किया है, तुम्हें इतना अच्छा बनाया है, देखते तुम इधर कनकी मार, लेकिन तुम क्या तिरछी नज़रों से मुझे देख रहे हो। कनकी यानी तिरछी नजरें, और होती जबकि आंखें चार, और जब आंखें चार हो जाती है, आंखें चार का मतलब है कि जब वो बच्चा, तंदुरुस्त बच्चा तिरछी नजरों से देखता है अपने पिता को, और अचानक वो पिता जब उसकी तरफ देख लेता है तो चार आंखें हो जाती है, यानी मिलना, दोनों की आंखें मिलना, उसको कहते हैं चार आंखें। तब तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान मुझे लगती बड़ी है छविमान। तब क्या होता है, जब तुम तिरछी नजरों से मेरे सामने देखते हो और मैं जब अचानक तुम्हारे सामने देख लूं और तुम्हारी और मेरी जब नज़र मिल जाती है, तब क्या होता है, तुम्हारी जो तंदुरुस्त मुस्कान है उससे मैं देखकर छविमान, यानी मुझे लगती बड़ी छवि, मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, वो मुझे लुभाती है, मुझे तुम्हारे ओर आकर्षित करती है। तो देखिए कवि ने यहाँ बताया है जो तंदुरुस्त मुस्कान है वो कवि को कितनी लुभाती है, कितनी सुंदर लगती है। कवि क्या है, प्रवासी है। अब कवि घुमक्कड़ स्वभाव होने के कारण उन्हें पूरे भारत में भ्रमण किया था, घर पे क्या कुछ हो रहा है उन्हें नहीं पता है, क्योंकि बहुत क्या है, जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, उसके बाद में वो काव्य लिखते हैं, यानी अपना अनुभव वो अपने काव्य में लिखते हैं। तो जो नागार्जुन कवि थे वो भी ऐसे ही थे, वो उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके प्रवासियों की तरह जहाँ कुछ उनको कुछ खास लगा, कुछ कमियां लगी, जहाँ दुख दर्द लिखा, उन्होंने अपने काव्य में लिख दिया। लेकिन क्या हुआ, जब वो एक बार आते हैं तो वो देखते हैं मेरे घर पे एक छोटा सा बच्चा है, जो क्या है, उसकी तंदुरुस्त मुस्कान उनको बहुत ही सुंदर लगती है, तो वो उस पर उन्होंने ये कविता लिख दी है।